तीनों बैठने में एक बार आगे बैठिए भाई, आगे आगे बढ़कर बैठिए। देखिए भाई, आपका जुरिस्प्रूडेंस शुरू किया गया था और कठिन भी सब्जेक्ट है आपका। एक एक छोटी छोटी बातों को गौर करके भी पढ़ना, यानी कि आपका जो दोनों सब्जेक्ट शुरू हुए सीबीसी भी कठिन है, काफी आसान नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन सही कर पाना पूरा मुश्किल रहता है और जुरिस्प्रूडेंस से भी सभी क्वेश्चन आपका बैठे में तीनों बैठ जाए। जुरिस्प्रूडेंस से भी सभी क्वेश्चन कर पाना मुश्किल रहता है, चाहे कोई भी एग्जाम आए। तो प्रयास ये करिए कि एक छोटी छोटी बातों को अच्छे से समझिए और कंसेप्ट जरूरी है। तो आज हम प्रयास करते हैं कि जो जुरिस्प्रूडेंस की भूमिका है आज कम से कम समाप्त हो, यानी कि जुरिस्प्रूडेंस में हमें क्या पढ़ना है ये तो आपको मालूम चल जाए। देखिए, आपका बताया गया था, फिर एक बार दोहरा दिया जाए कि जुरिस्प्रूडेंस को हिंदी में विधि शास्त्र कहा जाता है। जुरिस्प्रूडेंस शब्द लैटिन के जुरिस्प्रूडेंसिया से बना है और जुरिस्प्रूडेंसिया शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, एक जुरिस और दूसरा प्रूडेंसिया। जुरिस का मतलब बताया गया ला और प्रूडेंसिया का मतलब लिखवाना बाकी है, लिखवाया जाएगा, पहले लिखा हो जाए तब। प्रूडेंसिया का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान, यानी कि वह शास्त्र जो हमें विधि का ज्ञान कराए उसी को जुरिस्प्रूडेंस कहा जाए। ये एकदम शाब्दिक अर्थ बताया जा रहा है। तो जुरिस्प्रूडेंस केवल हमें विधि का ज्ञान नहीं कराता बल्कि विधि के स्रोतों को भी बताता है, यानी कि सोर्सेज आप ला बताएगा, फिर आपका कुछ विधिक लीगल कंसेप्ट यानी कि विधिक संकल्पनाएं भी बताएगा, यानी कि केवल विधि का ज्ञान नहीं बल्कि कुछ क्या आपका सोर्सेज आप ला भी बताएगा और कुछ लीगल कंसेप्ट यानी कि विधिक संकल्पनाओं को भी बताएगा। क्योंकि जुरिस्प्रूडेंस ला का ज्ञान कराता है, अतः यह सब्जेक्ट सबसे महत्वपूर्ण है और इसीलिए हेराल्ड जे लास्की ने जुरिस्प्रूडेंस को आई ऑफ लॉ यानी कि विधि का नेत्र कहा। ये पूछा जा चुका है 2 बार यूपीजे में, गलत ना हो, कोटेशन आपको रखना पड़ेगा। आइए, विधि क्या है इस बात पर हम चर्चा कर रहे थे और इसके लिए हमने ये बताया था कि ला क्या है। तो एक हमने उदाहरण दिया था अंधों वाला। ये 5 अंधे थे, ब्लाइंड व्यक्ति 5 थे और उनसे कहा गया कि एलिफेंट यानी कि हाथी को स्पर्श करिए और हाथी का स्वरूप बताइए। तो जिस अंधे ने हाथी के जितने अंग का स्पर्श किया था उसी को हाथी मान लिया। किसी ने सूंड का स्पर्श किया, किसी ने पूंछ का किया, किसी ने पैर का किया इत्यादि, और उसी को केवल हाथी मान लिया। लेकिन हाथी या एलिफेंट को सबसे मिलकर बनता है। उसी प्रकार ला को लेकर विद्वानों में एक मत नहीं है। जो विद्वान इधर आकर बैठिए भाई, इधर बैठिए, आराम से बैठिए, हाँ इधर से बैठिए। जो विद्वान जितने अंगों को देखा ला के उसी को ला मान लिया, तो विद्वानों में मतभेद हो गया। तो आपका 5 विचारधाराएं या 5 स्कूल बने और उसी स्कूल को बताया जा रहा था। पहला आपका बताया जा रहा था नेचुरल स्कूल यानी कि प्राकृतिक विचारधारा और एक कल्पना पर आधारित थी, यानी कि ये भगवान द्वारा बनाए गए कानून को क्या करते थे मानते। इस कल्पना
का विरोध हुआ, यानी कि इस कल्पना के अगेंस्ट विश्व में दो विचारधाराएं उत्पन्न हुई, दो तरह के विद्वान आए। और पहला आपका आए जर्मनी में आए और इन्हें हिस्टोरिकल स्कूल या ऐतिहासिक विचारधारा कहा गया। जो लोग कस्टम यानी कि प्रथा या यूजेज यानी कि रूढ़ को क्या मानने लगेगा। और दूसरे प्रकार के विद्वान जो प्राकृतिक विचारधारा के अगेंस्ट में आए, वह इंग्लैंड में आते हैं और उसमें मुख्य रूप से आस्टीन रहते हैं। और ये लोग कहते हैं कि गॉड इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, यानी कि विद किसका समादेश है, संप्रभुता। यानी कि ये किसको लेकर चलते हैं, सॉवरेनिटी को, संप्रभुता को, यानी कि संप्रभु को। इसको बताया जाएगा, ये 2-3 दिन लग जाएगा शिक्षा बताने में, लंबा इनका आपका कह सकते हैं चैप्टर। अब देखिए आपका इसके आगे बताना था भाई, यहाँ तक बताया गया था कल। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट ये बनाना है कि कस्टम या यूजेज से भी ला आता है और सॉवरेन या संप्रभु भी बनाता है। अब समस्या ये आई कि समाज का जब डेवलपमेंट होने लगा तो अब ये देखा जाने लगा कि कानून ऐसा हो, ला ऐसा हो जो सामाजिक समस्याओं यानी कि सोशल जो आपका कह सकते हैं कि समस्याएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनको दूर करे। चाहे कानून प्रथा के रूप में आए, चाहे रूढ़ के रूप में आए, चाहे सॉवरेन बनाए, लेकिन कानून ऐसा हो जिसके जो लोगों के अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक कल्याण करे, अर्थात बहुजन हिताय बहुजन सुखाय करे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि लोगों की समस्याओं का समाधान करे और लोगों के अधिकारों की क्या करे, रक्षा। ऐसा कानून होना चाहिए। तो अब आपका कुछ हिस्टोरिकल स्कूल और कुछ आपका एनालिटिकल स्कूल माने विश्लेषणात्मक विचारधारा में अब एक नए वर्ग में आ गए। यानी कि अब आपका जो विद्वान आए, नए वर्ग के आए और ये समाज को या सोसाइटी को लेकर चलने लगे। और इसमें मुख्य रूप से रुडोल्फ वान इहरिंग थे, आगे बताया जाएगा। रुडोल्फ वान इहरिंग थे और इन्होंने आपका ये कहा कि समाज में पर्सन रहते हैं, व्यक्ति रहते हैं, इनके इंटरेक्ट होते हैं, हित होते हैं और इन इंटरेक्टों में हमेशा टकराव होता है। तो कानून ऐसा होना चाहिए जो व्यक्तियों के हितों में, हित मतलब डिमांड हुआ, डिजायर हुआ, इसमें जो टकराव हो रहा है उसको कम करे और अधिक से अधिक लोगों का क्या हो, वेलफेयर हो, कल्याण। ये कौन सी विचारधारा के लोगों ने बताया? तो आपका समाजशास्त्री यानी कि सोशलिस्ट जो थे, समाजशास्त्री थे। तो अब क्वेश्चन बनता है कि समाजशास्त्री विचारधारा किसका मॉडिफाई रूप है, किसका परिमार्जित रूप है, या किसमें सुधार करके आपका समाजशास्त्री विचारधारा जन्म ली? तो कुछ ऐतिहासिक में या हिस्टोरिकल में सुधार किया गया और कुछ इसमें किया गया एनालिटिकल। और कौन सी विचारधारा जन्म ले ली? सोशलिस्ट यानी कि समाजशास्त्री। समाजशास्त्री विचारधारा को अब भारत में भी हमें चलते रहना, डिटेल में हम बताएंगे। इस विचारधारा को भारत में भी अप्लाई किया गया है। और जो डीपीएस है यानी कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, ये शुद्ध रूप से किसकी ओर इशारा करेंगे? समाजशास्त्री विचार। ये जानना। अब ये आया कि ठीक है, यही विचारधारा वर्तमान में ज्यादा चल रही है। मैं बता दूं कौन सा? समाजशास्त्र वर्तमान में, क्योंकि कानून जो भी बनाइए
ला जो भी बनाइए वह समाज के अधिक से अधिक लोगों की भलाई करे और बुराई को क्या करे। और कानून से समाज कुछ आशा करता है, कानून उस आशा की क्या करे, पूर्ति करे। तो अच्छे से रात को पाँव आगे देखा जाएगा कि समाज कानून से या राज से क्या अपेक्षा करता है। भाइयों आगे बताया जाएगा, अभी तो संभव नहीं है, भूमिका ही चल रही है। अगला देखिए, अब एक और विचारधारा आपकी बची है, रियलिस्ट थ्योरी। रियलिस्ट थ्योरी का मतलब यथार्थवादी विचारधारा। यूपीजे में जो क्वेश्चन बना था वह ये बना था कि न्यायाधीशों द्वारा उत्पन्न विचारधारा कौन है। ये क्वेश्चन बना था, या न्यायिक निर्णयों को कौन सी विचारधारा ला मानती है, विधि मानती है। तो आपका जवाब रहेगा रियलिस्ट थ्योरी या यथार्थवादी विचारधारा। जो ये रियलिस्ट स्कूल वाले हैं, इनका क्या थीम वाक्य क्या है, ये दिमाग में बैठाना है। इनका थीम वाक्य ये है कि जब भी कोई न्यायाधीश निर्णय देता है तो उस निर्णय पर उसकी पर्सनालिटी का यानी कि व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव पड़ता है, यानी कि इफेक्ट जरूर पड़ता है। यानी कि वह किस परिवेश में पला बढ़ा है, किस परिवेश में पढ़ाई किया है, उसकी व्यक्तिगत सोच क्या है, इसका इफेक्ट जब वह फैसला देगा तो उसके फैसले पर क्या होगा, पड़ेगा। ये पहला नियम। दूसरा नियम ये विचारधारा ये बताती है कि न्यायाधीश जब भी फैसला या जजमेंट देता है तो जब कानून बनाया जाता है तो उस फैसले को, उस निर्णय को विधायिका या लेजिस्लेचर ध्यान में रखती है। यानी कि कानून जब भी बनाया जाता है या तो फैसले को सेट असाइड यानी कि अपात्र या उलटने के लिए या फैसले के सपोर्ट में कानून बनाया जाता है। तो 3 कानून हम देखेंगे, 3 ला देखेंगे, जिसमें एक कानून फैसले को पलटवाया जाएगा और 2 कानून जो होंगे वो फैसले का क्या करेंगे, सपोर्ट। यानी कि इसका मतलब पहले फिर समझिए कि न्यायालय जब भी फैसला देता है तो उस फैसले या जजमेंट का इफेक्ट ला बनाने पर पड़ता है, और ये निश्चित रूप से पड़ता है। भारत में भी पड़ा है, और भारत में मैं 3 उदाहरण दे रहा हूँ और तीनों सटीक उदाहरण समझिए। पहला उदाहरण मैं आपका दे रहा हूँ ट्रिपल तलाक से, यानी कि तलाक उल बेन, तलाक उल विद्दत, तलाक उल बेन भी कहा जाता है, तलाक उल विद्दत यानी कि ट्रिपल तलाक। देखिए अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने आपका ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया और सरकार से ये मैंने कह सकते हैं कि सरकार को निर्देशित किया कि सरकार चाहे तो इस विषय पर ला बना सकती। तो सरकार ने ला बनाया और संसद ने इसे पास किया, और वर्तमान में ट्रिपल तलाक जो देगा वह दंड का भागी भी होगा। और ऐसी दशा में अब आप लोग बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया कि ट्रिपल तलाक अवैध है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और संसद चाहे यानी कि विधायिका चाहे तो इस पर कानून बना सकती है। विधायिका ने या संसद ने या पार्लियामेंट ने बना दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का असर कानून पर पड़ा कि नहीं पड़ा। ये भी शास्त्री बस यही कहते हैं कि जब भी विधि या ला बनाया जाता है उसका माने न्यायालयों के जजमेंट का इफेक्ट उस पर क्या होता है, पड़ता है।
बताइए, सपोर्ट में बनाया गया निर्णय के कि विरोध करने के लिए? सपोर्ट में। दूसरा उदाहरण देखिए, यूनिक क्रिसमस का केस देखा जाए, मोहनी जान और यूनिक क्रिसमस आर्टिकल 21 पर जो राइट टू एजुकेशन है या शिक्षा का अधिकार है, 14 वर्ष से कम के बालकों को, यानी कि जो 14 ईयर से बिलो बालक हैं, उनका शिक्षा का अधिकार उच्चतम न्यायालय ने फंडामेंटल राइट माना। तो अब बताइए, जब उच्चतम न्यायालय ने फैसला दे दिया, जजमेंट दे दिया कि 14 वर्ष से कम के बालकों का जो अधिकार है शिक्षा का, वह आर्टिकल 21 में एक फंडामेंटल राइट है, तो जब संसद इस विषय पर कानून बनाने लगी तो इस निर्णय का ध्यान में रखी, और ध्यान में क्या रखी? आर्टिकल 21 ए जोड़ दिया गया और 14 वर्ष से कम के बालकों के शिक्षा के अधिकार को क्या बना दिया गया? मूलत। तो प्रभाव पड़ा कि नहीं संविधान संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का? पड़ा। इसमें कोई तो सपोर्ट के लिए ये कानून की विरोध के लिए सपोर्ट, अब एक विरोध करवाया है। देखिए, आपका मैंने सभी लोग जानते हैं सीआरपीसी की धारा 125 से हमें कवर करना है। आपका कह सकते हैं कि सभी लोग ये जानते हैं, मैंने कह सकते हैं कि जिसमें ये बताया गया कि मुस्लिम पत्नी, मैंने मुस्लिम विध में क्या नियम है ये पहले देखा है। मुस्लिम विध में ये नियम था कि तलाक के बाद पत्नी अपने पति से केवल इद्दत काल तक, यानी कि इद्दत काल तक ही मेंटेनेंस या भरण पोषण पा सकती। लेकिन आपका इस नियम को सुप्रीम कोर्ट ने बदला और कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि मुस्लिम पत्नी जीवन भर, यानी कि इद्दत की अवधि के बाद भी अपने पति से मेंटेनेंस या रख रखाव या भरण पोषण या गुजारा भत्ता प्राप्त कर सकती है। अब इस निर्णय को बदलने के लिए भारत के संसद ने 1986 ईस्वी में कानून बनाया। तो ये जो कानून बना, ये निर्णय के विपरीत कानून बना, यानी कि निर्णय को क्या करने के लिए? अपात्र यानी कि प्रभावहीन। प्रभावहीन मतलब इसका इफेक्ट क्या हो जाए, यानी कि इसका मतलब एक लाइन में रियलिस्ट की हुई ये हुई। आगे बताया जाएगा, 7-8 टेस्ट बताया जाएगा पढ़ाते समय कि थीम इसका जरूर याद रखिए। ये न्यायाधीशों द्वारा उत्पन्न की गई है आपका विचारधारा। कई विद्वान इसे अलग विचारधारा मानते ही नहीं है, ये भी समस्या है। तीसरा, तो इसका थीम वाक्य है कि जब भी कोई जज या मजिस्ट्रेट निर्णय देता है, जजमेंट देता है, तो उस जजमेंट में उसकी पर्सनालिटी की क्या आती है? झलक दिखाई देती है। और जब भी जजमेंट दे दिया जाता है, तो जब लेजिस्लेचर या विधायिका कानून बनाती है तो उस जजमेंट को दिमाग में रखती है, या तो सपोर्ट में कानून बनाती है या किसके विरोध में। तो 2 कानून हमने सपोर्ट में बनवाए और इसके बाद एक कानून हमने क्या किया? विरोध। एक उदाहरण संविधान पर चूंकि बिहार में पूछा गया था, उस पर बताना जरूरी है। 42वां अमेंडमेंट, यानी कि संविधान का 42वां संशोधन, जिसे कि बिहार ने इस बारे में बताया कि कौन संशोधन मिनी संविधान कहा जाता है। तो कौन संशोधन कहा जाता है? अब 42वां अमेंडमेंट किस कारण से किया गया? तो निर्णय का सपोर्ट करने के लिए नहीं किया गया, विरोध करने के लिए किया गया। और वह निर्णय था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल। इस निर्णय के विरोध में बौखलाहट में कौन सा मुख्य रूप से अमेंड किया गया? 42। यानी कि इसका मतलब एक लाइन में फिर मैं बता दूं कि या तो कानून जब बनाया, ये विचारधारा कहते हैं, हमारा वाक्य नहीं है, कौन सी विचारधारा कहती है? रियलिस्ट थी।
कि कानून जब भी विधायिका बनाती है, न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को कहाँ रखती है, दिमाग में, या तो सपोर्ट में बनाएगी या किस में। इस प्रकार हमें ये 5 स्कूल पढ़ने हैं, 5 विद्वानों का मत पढ़ना है, और कौन कौन विद्वान किस वर्ग में आता है ये भी पूछा जाता है। इसके बाद जूरिस्प्रूडेंस में जो पढ़ना है वह देखा जाए। इसके बाद जूरिस्प्रूडेंस में सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़ना है। सोर्सेज ऑफ लॉ का मतलब कि कानून कहाँ से आया, यानी कि वह कौन कौन सी एरिया है या कौन कौन सी जगह है जहाँ से कानून की क्या होती है उत्पत्ति। इसके लिए आपका 4-5 एंगल से पढ़ना है। एक आपका मुस्लिम लॉ पढ़ना है, तो मुस्लिम लॉ में कानून कहाँ से आता है, यानी कि मुस्लिम लॉ के स्रोत क्या हैं। तो मुस्लिम लॉ में हम कुरान पढ़ाएंगे थोड़ा बहुत, इसके बाद सुन्ना, इसके बाद इजमा, और उसके बाद कयास, यानी कि अनुमान लगाना, कयास पढ़ा जाएगा। हिंदू विद में भी आप लोग स्रोत पढ़ते हैं, सिर्फ न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल जस्टिस ऑफ कोर्ट में स्रोत पढ़ेंगे। तो जूरिस्प्रूडेंस किन स्रोतों को बताता है, यानी कि लॉ कहाँ से आया। तो विधि शास्त्र में आपका विधि के 3 स्रोतों को पढ़ना है, और यहाँ से भी खूब क्वेश्चन बनते हैं। पहला स्रोत है जुडिशियल प्रेसिडेंट। जुडिशियल प्रेसिडेंट का मतलब हुआ न्यायिक पूर्व निर्णय। न्यायिक पूर्व निर्णय, या इसी को उर्दू में पूछा भी गया था बिहार में, क्या कहते हैं, नजीर। न्यायिक पूर्व निर्णय या नजीर, या इसको जुडिशियल प्रेसिडेंट कहा जाता है। और सौभाग्य से बिहार में भी इस बार सिविल जज की प्री परीक्षा में इससे क्वेश्चन बनाया था। तो अलग बात है कि प्रीवी काउंसिल का निर्णय बना दिया था, बताया जाए। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या, ये पहले देखना। यानी कि जुडिशियल प्रेसिडेंट या न्यायिक पूर्व निर्णय या नजीर का मतलब ये हुआ कि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी विषय पर अगर निर्णय दिया गया है, तो उस निर्णय को जितने सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, जितने निचले न्यायालय हैं, मानने के लिए बाध्य। और अगर वैसा ही मामला उनकी कोर्ट में आता है, तो सुप्रीम कोर्ट के नजीर के अनुसार वो अपना फैसला सुनाए। फिर एक बात इसको समझिए। अर्थात इसका मतलब कि अगर उच्चतम न्यायालय ने किसी विषय पर कोई फैसला दिया है, तो भारत के जितने भी कोर्ट हैं, अगर वही विषय उनके सामने आता है, तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप ये लोग अपना फैसला सुनाने के लिए क्या है, बात। इसीलिए आप देखते हैं यार, इंडिया रिपोर्ट और वकील साहब इतनी मोटी मोटी क्या रखते रहते हैं किताब, जिस पर कि AIR लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि नजीर हम कोर्ट में क्या करेंगे, पेश, कि हाई कोर्ट में पेश करेंगे, लोअर कोर्ट में, कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है इस विषय पर, सेम विषय है, अतः हमारे फेवर में इस विषय पर निर्णय दिया जाए। AIR कैसी का मतलब है कि क्या नजीर पेश की जाती है ऑल इंडिया रिपोर्टर द्वारा। तो न्यायिक पूर्व निर्णय में आपका सिद्धांत भी पढ़ना है, कौन क्या कहता है, कोटेशन भी पढ़ना है। यहाँ जो मुख्य रूप से आता है सिद्धांत दो, एक घोषणात्मक यानी कि डिक्लेरेटरी, और एक क्रिएटिव यानी कि सृजनात्मक। यही आपका विवाद भी होगा, और यही आपका जर्नी बेंथम विद्वान आएंगे और डाग लॉ की अवधारणा पूछी जाएगी कि डाग लॉ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो जर्नी बेंथम।
यानी कि कुल मिलाकर जुडिशियल प्रेसिडेंट से 1 या 2 क्वेश्चन यूपीजे बनाता है। कैसा क्वेश्चन बनाएगा जिसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे। उसमें आपका प्रिवी काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तीनों के द्वारा जो जजमेंट दिए जाते हैं उनका क्या इफेक्ट होगा, तीनों बताना है आगे। यानी कि हमें आपका जूरिस्प्रूडेंस में ये भी पढ़ना है। इसके बाद जूरिस्प्रूडेंस में जो सोर्सेज ऑफ लॉ हैं, विधि के स्रोत हैं, उसमें आपका कस्टम और यूजेज पढ़ना है, यानी कि प्रथा तथा क्या पढ़नी है। ये भी विधि के स्रोत हैं, वो आप लोग बताते रहिए। तो न्याय पूर्व निर्णय को इधर आकर बैठ के बजा, पीछे जगह नहीं आके बैठिए, बैठिए आप दोनों। देखिए न्यायिक पूर्व निर्णय को आपका विचारधारा में भी जोड़ते रहिए, बताया गया। न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय को कौन सा स्कूल सपोर्ट करता था, बताइए। प्राकृतिक, एनालिटिकल, हिस्टोरिकल, समाजशास्त्रिक के लिए। हाँ, और ये जो हम कस्टम और लिखते हैं यूजेज, इसको कौन सपोर्ट करता है, ऐतिहासिक। याद रखिए, अब यही ट्रिक है पकड़ने का। तो प्रथा और रूढ़ के बारे में आपका तमाम चीजें बताई जाएंगी, यानी कि ये भी आपका माने सोर्सेज ऑफ लॉ है और इसको डिटेल में हमें पढ़ना है। तीसरा जो है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब विधायक, जो वर्तमान समय में तो विधायक को कौन सपोर्ट करता है, तो विधायक को एक तो एनालिटिकल वाले सपोर्ट करेंगे कि लॉ इज द माने कमांड ऑफ सॉवरेन, तो कौन सपोर्ट किया, एनालिटिकल। और समाजशास्त्री भी करेंगे, क्योंकि लॉ भले माने लेजिस्लेचर बनाए, लेकिन लॉ ऐसा हो जो समाज के हितों को क्या करे, रक्षा। और रियलिस्ट वाले भी कहते हैं कि न्यायालय जो निर्णय देता है उसका कानून बनाने पर क्या पड़ता है, प्रभाव। यानी कि विधान जब भी आप पढ़ेंगे लेजिस्लेचर, विधान 2 प्रकार का होता है, एक आपका हायर और एक लोअर, यानी कि आपका एक सर्वोच्च यानी कि सुप्रीम और दूसरा सबऑर्डिनेट यानी कि अधीनस्थ। तो विधान से भी एक क्वेश्चन बनता है, आईएएस में बना है। देखिए जो संसद कानून बनाती है वह सर्वोच्च कानून होता है, और संसद के अलावा जितने लोग कानून बनाएंगे वह सबऑर्डिनेट होगा। अब कौन सर्वोच्च है, कौन सबऑर्डिनेट, और लेजिस्लेचर होता क्या है, आखिर कानून बनता क्या है, तो संविधान में भी पढ़ना पड़ेगा। कम से कम 3 अनुच्छेद तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 107 यानी कि संविधान कानून बनाने के लिए एक बिल पेश किया जाए, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पास हो, दोनों में मतभेद हो जाए तो ज्वाइंट सिटिंग किस अनुच्छेद के तहत, किस आर्टिकल के तहत, 108। और जब दोनों सदनों द्वारा कानून पास हो जाएगा तो आर्टिकल 111 के तहत किसके पास एसेंट के लिए भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट। और जब भारत का प्रेसिडेंट क्या दे देगा, एसेंट, तो वह बिल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्ट में, यानी कि वह विधेयक अधिनियम हो जाएगा। यानी कि बिल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्ट में। ये भी हमें पढ़ना है विधायन में डिटेल में, और विधायन होता क्या है। लेकिन एक क्वेश्चन ज्यादा बनता है कि किसने विधायन को या लेजिस्लेचर को 2 वर्गों में बांटा, एपेक्स यानी कि सर्वोच्च या सुप्रीम, और दूसरा सबऑर्डिनेट यानी कि अधीनस्थ। जो ज्यादातर यूपीजे में क्वेश्चन रिपीट किया है तो रटे रहिए, सामंड सामंड सामंड, यानी कि किसने 2 वर्गों में बांटा है, सामंड। यही क्वेश्चन लगभग 90% चांस है, 90% चांस रहता है कि एक क्वेश्चन आपका आ जाए। मैं बता दूं, सामंड बता जाएगा। यानी कि 3 स्रोत हमें पढ़ना है जूरिस्प्रूडेंस में।
इसके बाद कुछ लीगल कंसेप्ट पढ़ने हैं। अब लीगल कंसेप्ट का मतलब कि विधिक संकल्पनाएं या विधिक अवधारणाएं, और विधिक अवधारणाओं में जो हमें पढ़ना है उसको देखा जाए। पहले एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का मतलब न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन में हम क्या पढ़ेंगे? जूरिस्प्रूडेंस में ये 2 लाइन समझिए, बस दिमाग में बैठाना है कि ये सिलेबस है और इसमें यही बात हमें क्या करनी है, पढ़नी है। न्याय प्रशासन मतलब ये हुआ कि आपका लोगों के जो राइट हैं उनकी रक्षा की जाए। तो रक्षा के लिए आपका भारत में 2 व्यवस्थाएं हैं, एक सिविल राइट और दूसरा क्रिमिनल राइट। तो भारत में न्याय प्रशासन कितने भागों में बंटा है? तो एक क्रिमिनल न्याय प्रशासन और दूसरा कौन? सिविल। क्रिमिनल में क्या होता है? अपराधी को सजा दी जाती है, और सिविल में व्यक्तियों के सिविल अधिकारों की रक्षा की जाती है। तो जो सीपीसी रहेगी, अभी चल ही रहा है, ये व्यक्तियों के सिविल राइट की क्या करेगी? रक्षा। और जो सीआरपीसी रहेगी वह व्यक्तियों के, वह अपराधियों को क्या करवाएगी? सजा। तो न्याय प्रशासन कितने प्रकार का होता है? कौन कौन? सिविल और क्रिमिनल, दोनों अलग बताया जाएगा, सिविल और क्रिमिनल। इसके बाद आपका जो सबसे महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन पिछली बार यूपीजे में आया भी था कि न्याय प्रशासन में जो हमें मुख्य रूप से पढ़ना है आपका प्रिंसिपल ऑफ पनिशमेंट, यानी कि दंड के सिद्धांत। अर्थात किसी अभियुक्त को, किसी एक्यूज्ड को क्यों दंडित किया जाए, आखिर क्या कारण है, क्या कारण है कि इसे दंडित किया जाए। इसके लिए सामंत महोदय ने दंड के 5 सिद्धांतों का वर्णन किया है। तो पहला मैंने 5 सिद्धांत अलग से पढ़ने हैं, उसमें आपका एड भी करते रहना है हर एक चीज के सोच के माध्यम से। और आपका प्राचीन काल में जो था वह बदला लेने की भावना थी कि चलो टिट फॉर टैट, यानी कि जैसा को तैसा। जैसे कबीले होते थे और अगर एक कबीले के लोगों ने दूसरे कबीले के एक आदमी की हत्या की तो दूसरे कबीले वाले पहले कबीले की जब तक एक आदमी की हत्या नहीं कर देते थे तब तक शांत नहीं बैठते थे। यानी कि तमाम है आपका दंड के सिद्धांत 5 हैं, 5 पढ़ाया जाएगा डिटेल में, और यहीं से क्वेश्चन बनता है जो यूपीजे में पिछली बार बना था कि सबसे अच्छा या उत्तम या बेस्ट कौन सा प्रिंसिपल दंड का है। तो वह है रिफॉर्मेटिव थ्योरी, यही पूछा गया था। सुधारात्मक सिद्धांत या क्यूरेटिव यानी कि उपचारात्मक सिद्धांत पूछा गया था, कौन सा सबसे अच्छा है? सुधारात्मक। तो ये जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी है इसको एक लाइन जानना है कि ये कहती क्या है। अपराधी को अपराधी न मानकर एक रोगी मानती है, और ये बताती है कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हुई वह डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसे दवा दी और भर्ती किया अस्पताल में, दवा किया, कुछ दिनों बाद वह सही हो गया तो फिर आकर अपना सामान्य काम काज करने लगा। उसी प्रकार अपराधी है, उसे जेल में रखा जाए, उसको नैतिक शिक्षा और अच्छी शिक्षा दी जाए जेल में, और जब जेल से सजा काट कर बाहर आएगा तो अच्छे इंसान की तरह क्या करेगा? जीवन व्यतीत करेगा। यानी कि कैदियों के भी मूल अधिकार, ह्यूमन राइट, मानवाधिकार होते हैं और इनके साथ क्रूएल्टी नहीं बरतनी चाहिए। ये कौन सा सिद्धांत बताता है? सुधारात्मक या उपचारात्मक या रिफॉर्मेटिव वाले, और वर्तमान में यही चल भी रहा है।
यानी कैदियों के भी क्या है ह्यूमन राइट, जो जेल में बंद है। ये सिद्धांत आपका काफी महत्वपूर्ण है, वर्तमान में बताया जाएगा कि आपका क्यों ये सिद्धांत विकसित हुआ, क्या कारण रहा। यानी कि हमें आपका जूरिस्प्रूडेंस में न्याय प्रशासन पढ़ना है और इसको दो एंगल से पढ़ना है। न्याय प्रशासन के कितने अंग पढ़ने हैं? दो, एक क्रिमिनल और दूसरा कौन? सिविल। और इसी में दंड के कितने सिद्धांत? 5। इसके बाद जो हमें पढ़ना है विधिक संकल्पनाओं में आपका कब्जा यानी कि पोजीशन पढ़ना है और दूसरा आपका ओनरशिप यानी कि स्वामित्व पढ़ना है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन निश्चित 2 या 3 बनेगा, जिसमें पोजीशन से पिछली बार बना था, गुड फाइंडर वाला बना था, पिछली बार बना है। जिसमें कब्जे यानी कि जो पोजीशन होता है, कब्जा होता है, इसके बारे में ध्यान समझिए। जो लीगल कंसेप्ट है सबसे कठिन आपका बताना पोजीशन है, और कब्जा के बारे में तमाम कानून ऐड होंगे, लगभग भारत के 7-8 कानून ऐड करना पड़ेगा, तब आपका कब्जा समझ में आएगा। कब्जा मतलब ये हुआ कि कब्जे के लिए 2 तत्व सामान्यतः आपका आवश्यक होते हैं, एक एनिमस और दूसरा कार्पस। याद रखिए कौन कौन? एनिमस का मतलब कि धारणाशय, धारणाशय का मतलब कि किसी वस्तु को अपने पास बनाए रखने की कौन सी इच्छा? मान जैसे कि ये मान लीजिए ये पेन है और मेरी इच्छा है कि मैं इस पेन को अपने हाथ में रखूं, तो इसी को हम एनिमस कहेंगे। और कार्पस का मतलब कि भौतिक नियंत्रण, फिजिकल कंट्रोल। ये पेन हमारे क्या है? हाथ में है, तो इस पर हमारा कैसा कंट्रोल है? फिजिकल। तो कब्जे के लिए क्या आवश्यक है? एक एनिमस यानी कि धारण करने की क्या मानसिक इच्छा, और दूसरा कार्य। अब कब्जे में आप जो कब्जे में आपका पूछा जाता है मुख्य रूप से वह देखा जाए। एक तो पोजीशन के सिद्धांत हमें पढ़ना, फिर भारतीय विधि में कब्जे की क्यों रक्षा की गई है और कहाँ-कहाँ कब्जे के बारे में प्रावधान है। तो कुछ तो बताया गया है, कॉन्ट्रैक्ट में बताइए, पड़ा हुआ माल पा लेता है, कब्जा पा लेता है पोजीशन, तो उसका उत्तरदायित्व धारा 71 में बताया गया, 71 में किसके नियम अनुसार होगा? ऊपरी। इसके बाद पड़ा हुआ माल पा लिया और बिना मालिक को खोजे ही क्या किया? बेच दिया, तो आईपीसी देखना पड़ेगा। अगर किसी माने संपत्ति पर किसी दूसरे व्यक्ति ने पोजीशन जमा लिया, तो कब्जा की रिकवरी करेंगे वापसी के लिए, तो ये सारे देखना पड़ेगा, फिर डाक देखना पड़ेगा, सीपीसी देखना पड़ेगा, और कब्जे से अगर शांति भंग की आशंका हो तो सीआरपीसी भी देखना पड़ेगा, 145 से लेकर 148। यानी कि कब्जे का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है, कठिन भी है। ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि इस वस्तु पर किसका कब्जा है, और उसके बाद 15-20 लिस्ट याद करनी पड़ेगी। दराज वाला केस, तो गोल्फ का बाल वाला केस, तो नौका वाला केस, तो अंगूठी वाला केस, तो चिमनी वाला केस बताया जाएगा। केस याद करना पड़ेगा कम से कम 15, और उसका उपनाम, ये नहीं कि और गुड फाइंडर यानी कि बड़ा माल जो क्या व्यक्ति होता है पाल। इसके बाद आपका कब्जे को विधि में 10 अंक में से 10 में से 9 अंक दिया जाता है, यानी कि कब्जा विधि का चौथा अंश है 9। अब क्यों कहा गया है 9 अंक दिया गया और स्वामी को 1 अंक, इसको भी डिटेल में पढ़ना है। पोजीशन के बाद आपका जो पढ़ना है ओनरशिप। अब ओनरशिप यानी कि स्वामित्व तो होता क्या है? कब कहा जाएगा कि किसी संपत्ति पर किसी व्यक्ति का ओनरशिप है?
हक हैं, टाइटिल हैं, स्वामित्व हैं और स्वामित्व के प्रकार पढ़ने हैं, उसी में आपका पूछा जाता है। कि स्वामित्व के कांड से भी पूछा जाता है और कुछ विद्वानों की परिभाषा देखेंगे और सबसे महत्वपूर्ण ऑस्टिन की परिभाषा होगी। कब्जा और स्वामित्व के बाद जो हमें जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ना है वह देखिए क्या पढ़ना है, आपका अधिकार पढ़ना है। अधिकार मानते हैं ना कि हमारा ये अधिकार है, हमें दीजिए, तो राइट पढ़ना है। फिर कर्तव्य या ड्यूटी पढ़ना है, यानी कि कर्तव्य या ड्यूटी को हमें पढ़ना है। फिर लीगल पर्सनालिटी यानी कि विधिक व्यक्तित्व, विधिक व्यक्तित्व को पढ़ना है, यानी कि कौन व्यक्ति माना जाएगा। और अंत में लायबिलिटी यानी कि दायित्व को पढ़ना है। देखिए राइट को भी हमें पढ़ना है डिटेल में, और अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, अधिकार के प्रकार भी पढ़ने हैं, माने कि 8-10 प्रकार पढ़ाएंगे हम। इसके बाद आपका ड्यूटी क्या होती है, और ये पूछा जाता है कि अधिकार और कर्तव्य परस्पर समवर्ती होते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं या परस्पर जुड़े रहते हैं, इसको बताइए। जैसे आप लोग कहते हैं समाज में कि जहाँ अधिकार है वहाँ क्या है, उपचार है, लेकिन अगर ये भी कहते हैं कि राइट है तो ड्यूटी भी है, आपका अधिकार है तो कुछ आपका क्या है, कर्तव्य भी है, तो इसका मतलब बताया जाएगा किस चैप्टर में, राइट और ड्यूटी आपका कोरिलेट करते हुए। आपका दायित्व यानी कि लायबिलिटी भी पढ़ाया जाएगा, और आपका ये भी लीगल पर्सनालिटी। कौन सा लीगल पर्सनालिटी का मतलब ये हुआ कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपने नाम से न्यायालय में वाद या सूट फाइल कर सकता है, मुकदमा कर सकता है। तो देखिए मास्क के लास्ट में उदाहरण मास्क पर बता दिया जाए। शुरुआती दौर में लोग नाटक जब खेलते थे तो मुंह पर मास्क लगाते थे, और जो लोग नाटक खेलते थे मास्क लगाते थे उसी को पर्सन या व्यक्ति कहा जाने लगा। यानी कि आज भी लोग मास्क लगा रहे हैं। हाँ भाई एक और सूचना है, बता दिया जाए आप लोग भाई, सैनिटाइजर भी रखा गया है, तापमान नापने वाली मशीन भी, मास्क भी रखा गया है। जिसको आवश्यकता हो जो चाहे भाई तो मास्क लगा के ही पढ़ सकता है, कोई रोक टोक नहीं। मैंने जिसको आपका थोड़ा मैंने ये हो सावधानी बरतनी हो तो मास्क ले लेगा, मास्क लगा कर बैठिए, कोई दिक्कत नहीं आपका भाई। क्योंकि प्रशासन भी इस समय थोड़ा 1-2 कांड हो गए शहर में, तो थोड़ा प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त है, और आपका ज़्यादा इस समय मास्क की चेकिंग भी हो रही है। लेकिन आप लोग चाहें तो मास्क लगा कर पढ़ सकते हैं भाई, जिसको पढ़ना कोई दिक्कत नहीं, मास्क रखा गया है। जिसको आपका ये लगे कि बुखार उखार है तो तापमान नापने वाली मशीन भी रखी गई है, और सैनिटाइजर तो रखा ही है। आप जब भी आइए अगर कोई सामान छुए तो भाई अगर आप चाहते हैं तब, क्योंकि आपकी सुरक्षा अपने हाथ में है भाई। अगला देखिए आपका लीगल पर्सनालिटी से पढ़ना। इसमें आपका जो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, कंपनी लॉ भी कुछ जुड़ेगा और आपका तमाम चीजें होंगी, लेकिन सालोमन का केस ना भूलिएगा। 2 केस जरूर याद रखिए, सालोमन का और डेमलर कंपनी। सबसे पहले सालोमन के केस में भी बताया गया कि कंपनी अलग व्यक्ति है और जो प्राकृतिक व्यक्ति है अलग। लेकिन लिफ्टिंग द कारपोरेट बिल या घूंघट उठाने का सिद्धांत पड़ता